हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न कई बार मॉडल टेस्ट पेपर में से एज इट इज एग्जामिनर उठा लेते हैं, तो आपने टेस्ट पेपर मिस नहीं करना है, पूरा टेस्ट पेपर प्रॉपरली पढ़ना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मॉडल टेस्ट पेपर जारी क्यों करता है बोर्ड। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर आपकी सुविधा के लिए जारी होता है ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस बार पेपर का स्वरूप कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार का जो मार्क्स डिवीजन है वो होने वाला है। इसलिए बोर्ड जो है टेस्ट पेपर जारी करता है। और यहाँ पर देखिए जर्नल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर आपके पास सेक्शन ए, बी, सी और डी, 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 1 to 12 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 13 to 21 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको जहां डायग्राम की आवश्यकता होगी आपने डायग्राम वहां पर ए में जरूर हमारे पर प्रश्न दिया है, अ स्टूडेंट performs an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which of the following option gives the chemical equation of the reaction? एक छात्र एल्युमिनियम और क्लोरीन से एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है? दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना, एल्युमिनियम के लिए आप क्या यूज करते हो, Al, और क्लोरीन के लिए यूज करते हो Cl2। ठीक है, ये बात आपको फर्स्ट ध्यान होनी चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपने पहले एल्युमिनियम लिया है और फिर क्लोरीन ली है, दोनों को ऐड किया है। और एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AlCl3। क्या होता है, AlCl3। पहले तो आप यहाँ ऑप्शन में देखो AlCl3 जिनमें नहीं है वो तो आपके गलत हो गए, इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो आपके पास यहाँ गलत दिए हुए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमें Al3 चाहिए। ठीक है, अब Al3 AlCl3 चाहिए, तो यहाँ पर दोनों जगह हमारे पास AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन भी देखनी है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 2Lc देख रहा हूं मैं, इसमें एल्युमिनियम के 2 मोल दिए हुए हैं, ठीक, और क्लोरीन के यहाँ 3 मोल्स हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ कितने हो गए, एल्युमिनियम के देखिए 2 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड के हो गए, तो यहाँ एल्युमिनियम के हो गए 2। ठीक है, और क्लोरीन के हो गए 3 दूनी 6, इसको भी हम 6 गिनते हैं ऐसे बैलेंस करने के लिए। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगर आपने इसको गलत बताना है वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है और यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हो गए, 3, तो डी ऑप्शन वैसे गलत हो गया क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑरेंज, टी, कर्ड, विनेगर, संतरा, चाय, दही या सिरका। आपको अलग अलग का पता होना चाहिए। संतरे में कौन सा होता है, ये सारे जितने भी संतरा प्रजाति के फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा है, किन्नू है, माल्टा है, गलगल है, ठीक है ना, और चकोतरा है, इन सब में ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है इनमें दोस्तों, सिट्रिक अम्ल। ये ध्यान रखना, चाय में किसी प्रकार का कोई अम्ल नहीं होता। ठीक, कर्ड, कर्ड में होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है इनमें, लैक्टिक अम्ल, ये हमारा आंसर है, लैक्टिक अम्ल। दही, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और विनेगर में कौन सा अम्ल होता है यही बता देता हूं, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं इसको हम, एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा बताया इसमें हमने, एसिटिक एसिड। और इथेनोइक यानी कि CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड, ये इसका फार्मूला होता है, यही पता होने चाहिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स इज, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? कार्बन का? नो, कार्बन तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। फास्फोरस का? नो। सल्फर का? नो। नाइट्रोजन, क्या आंसर है इसका सही? नाइट्रोजन। दोस्तों इसमें प्रश्न इस प्रकार का भी आता है कि चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। खाद्य परिरक्षण, प्रिजर्वेटरी के लिए इनको यूज किया जाता है ताकि वो चीज खराब ना हो, नाइट्रोजन भरी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि 2 एटम है कार्बन के। विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड बियर, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु हैं, कार्बन यौगिक का नाम बताओ। दोस्तों एक वाले को मिथ बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, जिसमें C1 होता है वो क्या है? मिथ। C2 वाले इथ, आपको टीचर ने करवाए होंगे क्लास में, ठीक है। और C3 वाले प्रॉप, फिर 4 वाले ब्यूट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2 कार्बन है तो क्या होगा? इथेन। क्या होगा? इथेन। अगर ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है, मिथेन है तो 1 कार्बन है, और प्रोपेन है तो 3 कार्बन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये बात ठीक है। अगला ऑप्शन हैगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट, परावर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश से कम चमकीला होता है, बिल्कुल गलत है। आपतन कोण का योग और परावर्तन कोण का योग 90 से अधिक होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, ये भी गलत है। द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल्स, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद असमान कोणों पर अपसारित होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या स्वच्छमंडल? आइरस पर, प्यूपल पर, रेटिना पर या कॉर्निया पर? कहाँ बनता है? रेटिना पर। दृष्टिपटल हिंदी में बोलते हैं, परंतु अगर आप इसको रेटिना ऐसे भी लिखाओगे तो आप इसको आंसर सही मिलेगा, आपको नंबर सही मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको हम एमसीक्यू कह देते हैं। कई बार एग्जामिनर यहाँ पर आपको एमसीक्यू ना दे के 1 वर्ड वाले क्वेश्चन दे देगा, तब भी उसमें आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, 7th क्वेश्चन है ये, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, विद्युत धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस गुण पर निर्भर करती है? आपने यहाँ पजल नहीं होना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता लंबाई पर भी निर्भर नहीं करती, मोटाई पर भी निर्भर नहीं करती, आकृति पर भी निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर, और प्रतिरोध इन तीनों पर निर्भर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस आर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt, when it is operated on 100 volt the power consumed will be, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, कितना बताया? 220 वोल्ट, ठीक है। और वाट जो है 100 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? सबसे पहले पावर कैसे निकालते हैं? 2 V² अपॉन R,
तो R विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है ना। और V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट वाट, सॉरी स्क्वायर 220 वाट का स्क्वायर, और पावर है हमारे पास 100, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया ये, रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट नहीं करते हम अभी, हमने निकालना क्या है, हमने ये बताना है कि जब 110 वोल्ट हमारे पास विभांतर होगा तब पावर कितनी होगी। फार्मूला वही है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। हमने पावर कैलकुलेट करनी, V हमारे पास कितना है, V है हमारे पास 110, ये दिया हुआ है नया V, ठीक है, अपॉन R। R कहाँ है, क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये हमारे पास R हो गया। देखिए क्या करेंगे फिर हम यहाँ 110 का क्या बन जाएगा, 212 है ना, और अपॉन 220 का स्क्वायर और इनटू में चला जाएगा ये 100। ये कैलकुलेशन है, बस इतनी आपको करनी आनी चाहिए। और इस कैलकुलेशन के कारण ही मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में होना चाहिए था, ठीक है। बट एग्जामिनर को कोई कुछ नहीं कह सकता, जो उन्होंने किया है वो सबसे बेटर होता है। इसको फिर हमने 11 से कट किया, ये 100 आ गया, और 2 से कट करेंगे ये हमारे पास 50 आ जाएगा, और फिर 2 से कट करेंगे ये 25 आ जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा, 25 वॉट। कितना आंसर होगा इसका, 25 वॉट। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जामिनर 2 मार्क्स में दे देते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है, फूड वैक्यूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, और क्लोरोप्लास्ट में। खाद्य धानियां, माइटोकॉन्ड्रिया, कूटपाद और क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या है, खाद्य धानी में, फूड वैक्यूल्स में जो है भोजन का पाचन होता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगला देखिए, द एंथर कंटेन्स, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, बीजांड, स्त्रीकेसर या परागकण। पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, परागकण होते हैं, सीधी सी बात है। पराग कोश में क्या होगा, परागकण। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन इज, किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा है 5%, 10%, 20% या 15%। 10%, इसे क्या बोलते हैं, 10% का फॉर्मूला बोलते हैं इसे। यानी कि अगर सूर्य से हमें 1000 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो किसी भी पदार्थ में उसमें से 10% जाएगी, केवल 100 कैलोरी जाएगी, ठीक है ना। और उसमें से जब आगे जाएगी तो फिर 10 जाएगी, इसे हम 10% का रूल बोलते हैं। देखिए सेक्शन ए दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और सेक्शन बी में देखिए ये 12 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए के थे जिसमें 1 मार्क्स हमें मिलने थे। अब यहाँ सेक्शन बी देखिए, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम जो है एक बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव मेटल किसे बोलते हैं, जिसमें अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। रिएक्टिव मेटल किसे बोलते हैं, जिसमें अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है। जल्दी अभिक्रिया होने के कारण ये बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको देखने में ये जो समीकरण है गलत लग रहा होगा क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम के ऊपर इसकी एक लेयर जम जाती है, ठीक। और जब इसको रिबन को हम जलाने का प्रयास करते हैं तो ये जलता नहीं, क्यों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो इसको जलने नहीं देती, ठीक। इसीलिए इसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। ये वायु के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना देती है जो इसको जलने में बाधक होती है, इसीलिए इसको
साफ करना पड़ता है। यहां से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन of air and form a white colored layer of magnesium oxide on its surface. This layer prevents the burning of magnesium. Therefore, magnesium ribbon is cleaned before burning in air. यहां पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, आप इसको यहां से पढ़कर याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखिए, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to acid? अमल को तनुकृत सम करते समय क्यों अनुशंकित, ये श है यहाँ, शशि वाला, अनुशंकित करते हैं कि जल में, अमल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अमल में। दोस्तों, जल में अमल की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। इसलिए आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे कभी कढ़ाई में कोई तेल पका के कोई काम किया जाता है, अगर उसमें गलती से पानी का छिंटा लग जाए तो वो हम जो वहां हमारे पास जो कढ़ाई के पास जो भी खड़ा हो उसको वो जला सकता है, उसको छिंटा लगेगा और वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी, उसमें से बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यही यहां पर होता है, अगर आप अमल के अंदर जल डालोगे तो वो बहुत तेजी से उबलेगा, ये मान के चलो, मैं समझाने के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना, वो हमें नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। इसलिए अमल को जल में डालना चाहिए, ठीक है। आप इसको अगर तेल से कंपेयर करोगे तो कैसे है, मान लो एक बाल्टी आपके पास पानी रखी है और आप एक कड़छी उसमें से गरम गरम तेल लेके पानी के अंदर डाल देते हो, तो उसमें ऊष्माक्षेपी तो है परंतु इतनी अधिक ऊष्मा नहीं निकलती जो हमें नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। इसलिए क्या बताया आपने आपको कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अमल में, ठीक है। The process of adding water to an acid is highly exothermic. Therefore, it is always recommended that acid should be added to water, not water to acid. If we add water to acid, it releases large amount of heat which can extremely dangerous. ठीक है, अमल को जल में नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि अम्लों को तनुकृत करने की क्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ये ऊष्मा में पेट कटा श आएगा, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए अम्लों में जल मिलाने की अभिक्रिया बहुत हानिकारक हो सकती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब 15th क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल Why a mixture of ethene and air is not used? वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और इथाइन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं इथाइन और वायु का मिक्सचर क्यों नहीं यूज करते? दोस्तों, वेल्डिंग के लिए जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसके लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी इथाइन में तो वो ब्लैकिश मटेरियल उत्पन्न करती है, काली काली लो उत्पन्न करती है और प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दे पाती, ठीक है ना। और वायु में जो है बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन का अलग से प्रयोग करते हैं, वायु वाली ऑक्सीजन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। देखिए लिख भी दिया, व्हेन इथीन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स ए सॉफ्टी फ्लेम, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion caused by limited supply of air. However, if ethene is burnt with oxygen it gives a clean flame with temperature 300 डिग्री सेल्सियस, जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। Because of complete combustion it is not possible to attain such a high temperature without mixing oxygen. This is the reason why a mixture of ethene and air is not used. जब इथाइन को हवा में जलाया जाता है तो कालिक जैसी ज्वाला उत्पन्न करती है, वायु की सीमित आपूर्ति के कारण अपूर्ण दहन होता है ना। और यदि इथाइन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो वो 3000 डिग्री तक का ये डिग्री सेल्सियस है तापमान देता है,
ऑक्सीजन मिलाए बिना इतना उच्च तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। यही कारण है इथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधे होते हैं। ठीक, आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने के कारण जो पीछे से आने वाला वाहन है उसको ज्यादा क्षेत्र वहां का वो दिखा देता है। ठीक है ना, क्या क्या कारण बताए? पश्चिम दृश्य के रूप में क्यों यूज करते हैं? एक तो इसमें प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में छोटा दिखता है, आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा और ज्यादा क्षेत्र को वो पीछे वाले ज्यादा क्षेत्र को वो दर्शाएगा, जिससे गाड़ी चलाने वाले को पीछे से आने वाले सभी वाहनों का आसानी से अंदाजा लग जाता है। देखिए, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। Image formed is smaller than size of object. Image formed by convex mirror is virtual and erect. और दूसरा क्या है? Convex mirror gives a wide field of view of the traffic behind and this help the driver in safe driving. ठीक है, क्या क्या कारण बताए आपको यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण को वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, दृष्टि का क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिसके कारण पश्चिम दृश्य पीछे से आने वाला बहुत बड़ा भाग जो है वो ड्राइवर देख सकता है और गाड़ी को आसानी से चला सकता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light is, ये यहाँ पर प्रॉपर लिखा हमने 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना बताया? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या हो गया? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं हम? न्यू। ठीक है ना, और ये 10⁸ है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। और जो प्रकाश की चाल है उसको क्या लिखते हैं हम? सी। क्या लिखते हैं इसको? सी। ध्यान होगा आपको ये। और निकालना क्या है हमने? प्रकाश कांच की चाल। फार्मूला क्या है हमारे पास? न्यू क्या होता है? सी अपॉन वी। सी अपॉन वी, किसी मीडियम में जो चाल है उनका रेशो। ठीक है ना, उनका रेशो, प्रकाश की चाल का किसी वस्तु की जो चाल है, जैसे कांच में प्रकाश की चाल है, उसका रेशो न्यू कहलाता है। ठीक, अब न्यू है हमारे पास 1.5। ठीक, सी है हमारे पास 3 into 10⁸ फाइंड आउट करना क्या है हमने? वी, प्रकाश की चाल। तो वी इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और ये आ जाएगा 3 into 10⁸ अपॉन 1.5। अगर मैं 1.5 को हटा के दिखाना चाहूं तो यहाँ पर इंटू 10 ऊपर चला जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। 3 से कट किया, 5 से कट किया 3 आया और 5 से कट किया 2 आया। ठीक है ना, और 3 से 3 को यहां कट कर देंगे। बच क्या गया हमारे पास? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बच गया? 2 into 10⁸ मीटर देखिए पर सेकेंड। Why is normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते दोस्तों? क्योंकि मानव नेत्र की सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जिसे हम वो समंजन क्षमता भी बोल देते हैं। ठीक है, इससे अधिक अगर हम लेंस को अपनी आंख के नजदीक पुस्तक को लेके जाएंगे
तो जो हमारा उत्तल लेंस है, जो आंख का लेंस है, वो बहुत अधिक स्ट्रेस हो जाएगा, मांसपेशियां उससे अधिक उसको क्या कहते हैं, सिकोड़ नहीं सकती। ठीक है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? ये प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से कम जो दूरी होगी तो क्या बताया मैंने, मांसपेशियां जो है उससे अधिक लेंस को नहीं सिकोड़ सकती, जिसके कारण प्रतिबिंब प्रॉपर नहीं बन पाता। The eye is not able to decrease the focal length beyond a limit. Limit क्या है? 25 centimeter. When the eye is focused on a closer object, the ciliary muscles are strained and focal length of eye lenses decreases. Because of some reason, the eye is not able to decrease the focal length beyond a limit. Hence, a normal eye is not able to see the object closer than 25 centimeter. आंख अपनी फोकस दूरी को एक सीमा से अधिक कम नहीं कर पाती। जब आंख किसी निकट वस्तु को केंद्रित कर होती है तो पक्षमावी जो पेशियां होती हैं वो तनावग्रस्त हो जाती हैं और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और किसी कारणवश आंख अपनी फोकस दूरी को एक सीमा से अधिक कम नहीं कर पाते, इसलिए सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाती। कम लाइट में पढ़ने पर भी लेंस पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आईज जो है हमारी खराब होने का खतरा, लेंस खराब होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण के द्वारा क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि हमारे सभी अंग, सभी कोशिकाएं जो है वायु के सीधे संपर्क में नहीं रहती। ठीक है, क्या बताया मैंने, हमारी सभी कोशिकाएं वायु के सीधे संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, बाकी आप इसको जैसे मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पोजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। ठीक है ना, हमारी जो शारीरिक संरचना है बहुत जटिल है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड and oxygen. Unlike unicellular organism, multicellular cells are not in direct contact with the outside environment. Therefore, diffusion cannot meet their ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसके कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पर पूरी नहीं होती। ठीक है, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है। इसमें शरीर के विभिन्न आवश्यक कार्यों जैसे भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं और उत्तक होते हैं। एक कोशिकीय जीवों के अलग बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर है वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होता, इसलिए विसरण उनकी ऑक्सीजन आवश्यकताओं को मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। छुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से भिन्न किस प्रकार होती है? दोस्तों, जो प्रकाश के जो प्रवाह की गति होती है उद्दीपन के कारण होती है, वो उद्दीपन की दिशा में होती है। छुई के पौधे की गति ना तो उद्दीपन की दिशा में होती है ना उससे विपरीत होती है। ठीक है ना, इसलिए इसे हम अदिशिक गतियां कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश की ओर प्रवाह की जो गति है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है, वो उद्दीपन के दिशा में गति होती है। ऐसी गतियों को हम अनुवर्तन गतियां कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने इसको लिख भी दिया है, आप इसको यहां से पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जो संवेदनशील पौधे होते हैं उनकी पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं, वृद्धि से स्वतंत्र होती हैं। थिग्मोमेनेस्ट्री कहते हैं इसे। प्रकाश के प्रवाह की गति जो है वृद्धि से संबंधित होता है, इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है ना, अभी बताया है मैंने इसको हिंदी में, दूसरे में ये बताया था। और दोनों जो है ये एक उद्दीपन की दिशा में गति करती है। जो संवेदनशील पौधे होते हैं उनकी जो गति है वो ना तो उद्दीपन की दिशा में है ना उसके विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी
नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। मानव शरीर में मूत्र के बनने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, मूत्र के बनने का उद्देश्य होता है रक्त में से यूरिया को अलग करना, यानी कि वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालना। क्या कारण होता है शरीर से वेस्ट मटेरियल्स का बाहर निकालना? यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रोजन युक्त उत्पाद हो गए। ठीक है, इसका भंडारण कहाँ होता है? मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय में। और बाहर कहाँ से निकलता है? मूत्र मार्ग से। ठीक है, बाहर कहाँ से निकलता है? मूत्र मार्ग से। यूरिनरी जो ब्लैडर होते हैं वहां ये कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा से ये बाहर निकलता है। शरीर में मूत्र बनने का काम जो है फिल्ट्रेशन का होता है। ठीक है, ताकि बॉडी में जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो जाए, इसलिए मूत्र का निर्माण होता है। आ गया होगा आपको समझ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन द प्लांट? विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ? पौधे में तीव्र विभाजन वाले क्षेत्रों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। कौन सा पाया जाता है? साइटोकाइनिन। और कौन सा हार्मोन वृद्धि का स्पंदन करता है, यानी कि वृद्धि को कम करने का प्रयास करता है? कौन सा होता है वो? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसी कमल। ठीक है, ये कौन सा बताया मैंने आपको? साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, और वृद्धि का स्पंदन कौन सा करता है? एब्सिसी कमल। दोस्तों, ये यहां पर हमारा बी सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given in below. अब यहां नीचे दिए प्रश्नों में से हमारे पास अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन हैं, और आपको ध्यान होगा टीचर ने आपको करवाए भी होंगे। अगर हमने ए कब सिलेक्ट करना? व्हेन ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों अगर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है तो हमने ए को टिक करना है। अगर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो हमने बी को टिक करना है। और अगर ए सही है आर गलत है तो हमने सी को टिक करना है। और अगर ए गलत है आर सही है तो हमने डी को टिक करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका असर्शन दी है, और असर्शन में उन्होंने कहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मीन्स उष्मा शोषी, जिसके लिए उष्मा की आवश्यकता हो। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। क्योंकि यह धीमी प्रक्रिया है, इसमें उष्मा उत्पन्न होते हुए हमें दिखाई नहीं देती। अब ये लोहे को जंग लगना उष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, यही बात गलत हो गई है। जब हमने अभी आपको क्या बताया बेटे, अगर हमारे पास ए गलत है यानी कि अभिकथन गलत है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करना? हमने ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन चूज करना? डी, जिसमें हम बोलेंगे assertion is false but reason is true। अभिकथन असत्य है और उसका जो कारण है वो सही है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह इसमें सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ इसी के एक पार्ट में, और यहां पर इन्होंने कहा है assertion में a compass needle is placed near a current carrying wire, the deflection of compass needle decrease when the magnitude of current in wire is increased। रीजन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। मतलब अगर हम दिक्सूचक की सुई को विद्युत धारावाही चालक के पास लाएं, विद्युत धारा का परिणाम बढ़ाने पर दिक्सूचक की सुई का विक्षेपण कम होगा। बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि जब हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, तो विद्युत धारा का प्रवाह भी बढ़ेगा। विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ेगा, सुई जो है अधिक विक्षेपित होगी। ये क्या कह रहे हैं? विक्षेपण कम हो रहा है। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला है? विक्षेपण कम हो रहा है। अब इनकी बात गलत होगी। क्या होगा? विक्षेपण अधिक होगा। जब पहला ही गलत हो जाए तो हमने भी बताया ऑप्शन डी हम यहां चूज करेंगे।
ठीक है ना, दूसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब थर्ड देखिए, assertion the use of chemicals like CFC has damaged the ozone layer. Since the ozone layer protects against the ultraviolet radiations from the sun, this could damage the environment. CFC जैसे रसायनों के उपयोग से के कारण ओजोन परत के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये बात तो ठीक है ना, परंतु क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ये रीजन गलत है इसका, ठीक है ना, रीजन जो है वो इसका इनकरेक्ट है और कथन जो है इसका वो सही है। तो ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहां ऑप्शन सी आएगा, जिसमें अभिकथन सही है, कारण उसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडियाज आर गिवन बिलो। अपवर्तनांक दिए हुए हैं, ठीक है, एक मीडियम है 1.6, एक है 1.8, एक है 1.5। अ लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी, in which of two cases refracted ray bends towards the normal। अभिलंब की ओर जो अपवर्तित किरण है कब मुड़ेगी। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम, आल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। किस माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण की जो गति है वो, प्रकाश की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों आपने क्या ध्यान रखना, सपोज कीजिए, देखिए दोस्तों सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है, और ये ब्लॉक से बाहर का एरिया है, मैं इसको ए मीडियम मान लेता हूं, ये ब्लॉक के अंदर का एरिया है, ये बी मीडियम है, और ये ब्लॉक के इस तरफ का मीडियम जो है वो सी मीडियम है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जो ए मीडियम है इसका अपवर्तनांक कितना है 1.6, और बी मीडियम का अपवर्तनांक कितना है 1.8। ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.8, और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आपने क्या ध्यान रखना, अभी पहले तो ये देखो कि इनमें सबसे अधिक सघन माध्यम डेंसर मीडियम कौन सा है, बी जो है सबसे अधिक डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ये सबसे रेयरर है, ठीक, और ये कम है, मतलब ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब जब रे ऑफ लाइट यहां से इधर आएगी, इसको अगर हम यहां नॉर्मल केस मान लें, ठीक है, जब आपने क्या ध्यान रखना, ये विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम में से यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है, ठीक है ना, वो विरल माध्यम हो गया। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था, परंतु ये सीधा नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो हमें यहां ये पता लगी, क्या बोला है, द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस केस में, when light travels from A to B, जब प्रकाश की किरण A माध्यम से B माध्यम में आएगी तब अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, और जब आपको ध्यान क्या करना, अब ये दोबारा क्या है, माध्यम जो है ये सघन है और बाहर वाला ये विरल है, अगर दोनों को कंपेयर करो तब क्या होगा, जाना तो इसने सीधा था, तो ये अभिलंब से परे हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब से परे हट जाएगी। बी केस में क्या होगा, क्योंकि ये मीडियम हायर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी वाले का कम है, तो ये क्या होगा, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अभिलंब से दूर जाएगी। जाना तो इसको ऐसे था, पर यहां से इस रेखा में नहीं जाएगी, ये आगे की तरफ उस तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या बताया मैंने आपको, जब ए से बी में आएगी, क्योंकि ए जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से परे हट जाएगी। ठीक होगी, बात समझ में आ गई। अब इन्होंने पूछा दोनों स्थितियों में किस स्थिति में दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। अब आपने क्या ध्यान रखना, यही केस आप यहां ध्यान करो, जो सघन माध्यम होता है वहां पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, वहां लाइट की स्पीड कम होगी।
ठीक है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, तो ए से बी में आते हुए, ए से बी में आते हुए प्रकाश की चाल जो है वो कम होगी, और बी से सी में जाते हुए प्रकाश की चाल अधिक होगी। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, इसका 1.5 है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश की चाल बढ़ेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हुए प्रकाश की चाल घटेगी। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। आपको यहां 1.6 1.8 इसीलिए दिया था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमें चॉइस मिली हुई है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्चुअली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों बिल्कुल सिंपल, आपने याद रखना, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो बहुत हाई होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। दूसरा, ये गर्म होने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। Tungsten is used for the filaments of electric lamps because it has high melting point. कितना होता है? 3695 Kelvin. On high temperature it emits brighter light. ठीक है ना? विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब मेल्ट नहीं होता जल्दी से ये, और उच्च ताप पर चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। वैसे ही पता होगा आपको, क्लास में भी कराया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है ना? कौन सा सब्सटेंस है? नेम द एक्स सब्सटेंस एंड राइट इट्स केमिकल फार्मूला। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल फार्मूला ये हो गया, ये नाम हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड ए अबव विद द वाटर। इसकी रिएक्शन लिखनी है। विलयन जिसका सफेदी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं सफेदी करने के लिए, किसका करते हैं? आपको पता होगा सबको, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या है? सी ए छोटा ओ बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे ही। अब इसकी रिएक्शन लिखनी है, क्या होगी? कैल्शियम ऑक्साइड CaO किस स्टेट में होता है? ये सॉलिड स्टेट में, प्लस वाटर H2O किस स्टेट में होता है? ये लिक्विड स्टेट में, गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वा स्टेट होगी, एक्वा स्टेट मतलब पानी में घुली हुई, प्लस हीट। ठीक है, प्लस हीट भी लिखना है आपने। ये आपके पास दोनों के आंसर आ गए। ये 24th क्वेश्चन था हमारे पास दोस्तों। ठीक है, इसी में हमारे पास चॉइस मिली हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कार्बन के किन दो गुणधर्मों के कारण हमारे चारों ओर कार्बनों के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है? दो शब्दों में आंसर है इसका। क्या आंसर है? एक तो श्रृंखलन गुण और चतुष संयोजकता। ठीक है, कौन सा बताया मैंने? कैटेनाइजेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक है, देखिए आप इसको यहां से पढ़ के नोट करें, याद करें। द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कैटेनेशन, कैटेनेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अनदर कार्बन, विद कार्बन अनदर कार्बन आना था यहां, ये आगे पीछे लिखा गया। ठीक है, अनदर कार्बन थ्रो कोवलेंट बॉन्ड, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ चेन एंड रिंग्स। ठीक है, इससे इसकी जो लंबी श्रृंखलाएं बन जाती हैं और वलय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया? टेट्रावैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, so it capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other elements। जिनके पास 4 कार्बन जिनको उपलब्ध करा सकते हैं, उनके साथ ही आसानी से संयोग कर लेती है। ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया हमने आपको यहां, श्रृंखलन गुण और चतुः संयोजकता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये।
इसको आप पॉज करके यहां से नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ पेरेंट्स मे बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। नवजात शिशु का लिंग निर्धारण संयोग की बात है, इसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। मानव में लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट की सहायता से इस कथन की पुष्टि करें। देखिए तो दोस्तों, जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इफ इसका एक्स और महिला का एक्स दोनों मिलेंगे तो ये लड़की उत्पन्न होगी, और इसका वाई और इसका एक्स अगर आएगा तो लड़का उत्पन्न। आपको क्या ध्यान रखना है, पुरुष जो है विषम युग्मी होते हैं और महिलाएं जो है समयुग्मी होती हैं। ठीक है, और जब समयुग्म आएंगे तो लड़की है और विषम युग्म आएंगे तो लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है, ये संयोग की बात है, वाकई ये संयोग की बात होती है। वैसे कुछ कारक ऐसे होते हैं, तापमान है, कुछ जीवों पे इनका बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है। ठीक है, छिपकलियां जो है गर्मी में एक ही प्रकार के जैसे नर छिपकलियां ही उत्पन्न करती हैं, सर्दी में वो मादा छिपकलियां उत्पन्न करती हैं। इसी तरह मगरमच्छ है, मगरमच्छों पे भी तापमान भी निर्भर करता है कि पुरुष होगा या मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये भी मैटर ऑफ चांस होता है कि पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम है कौन सा आगे जाके रिएक्ट कर रहा है, कौन सा जो है क्रोमोसोम आगे जाके फ्यूज हो रहा है दूसरे के साथ, एग के साथ। ठीक है ना, इसको लिख देता हूं, अब आपको मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। देखिए मैंने लिख भी दिया है, जो मैंने ऊपर फ्लो डायग्राम बनाया वो आपने इसके नीचे बनाना है। द स्पर्म हैज आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम while the egg has only X chromosome. So, if the sperm carrying Y chromosome fuses with the X chromosome of egg, it result in formation of a male child. ठीक है, and if the sperm carrying X chromosome fuses with X chromosome of egg, it result the formation of female child. Thus, there is an equal chance of fusion of either X or Y chromosome with the egg. Therefore, we can say that the sex of a newborn child is a matter of chance and none of the parents are responsible for it. अब ये मैंने यहाँ लिख दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज शोइंग बिलो। ये आपने जो फ्लो डायग्राम मैंने ऊपर बताया वो आपने नीचे इसमें बनाना है। ठीक है, यहां पर भी देखिए मैंने यहां पर भी लिख दिया है, शुक्राणुओं में या तो एक्स या वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जबकि अंडे में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। यदि वाई गुणसूत्र शुक्राणु एक्स गुणसूत्र के साथ संलयन करेगा तो नर शिशु उत्पन्न होगा, और अगर एक्स एक्स से संयोग करेगा तो मादा शिशु उत्पन्न होगा। एक्स और वाई के संलयन की इक्वल संभावना होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिशु का लिंग संयोगवश होता है। इसके लिए माता पिता में से कोई जिम्मेवार नहीं है। और मनुष्य में लिंग धारण नीचे दिया गया, जैसे मैंने फ्लो डायग्राम ऊपर बनाया, आपने उसको यहां पर नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए स्टार्टिंग में बना दिया था। अब इसी का देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर ज्ञात कीजिए। बाह्य निषेचन वह होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु जो है वो शरीर से बाहर मिलते हैं। ठीक है, और आंतरिक निषेचन वो होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर मिलते हैं। जितने जलीय जीव होते हैं उन सब में बाह्य निषेचन होता है, और जितने जो स्थलीय जीव हैं जैसे मनुष्य है, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इनमें सब में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आप इसको इजीली लिख भी सकते हो। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और उसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए फ्लो डायग्राम में क्या बताया, ये पत्ती है, ये कैटरपिलर है, ये गिरगिट, कैटरपिलर गिरगिट ने खाया, गिरगिट को सांप ने खाया और सांप को नेवले ने खाया। वो क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल
at third tropic level is 100 joule, then how much energy will be available at the producer level? Justify your answer. तीसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा 100 जूल्स ऊर्जा उपलब्ध है, तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? अब आप ये देखिए तीसरा पोषी स्तर कौन सा बनेगा आपके उसमें? ये उत्पादक हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, क्या बोला थर्ड में? इसमें क्या बोला? 100%, 100 जूल है, 100 जूल है, 10% इसमें इंक्रीज कर देंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी? 100 की। और इसका तरीका क्या है आपके पास? देखिए क्या, क्योंकि 100% का रूल होता है, आगे 100% की ट्रांसफर होनी है। तो सपोज कीजिए सेकंड लेवल पे एक्स ऊर्जा थी, तो 10% आगे डिलीवर हुई और डिलीवर होके 100 जूल गई। इस जीरो से ये जीरो कट गई और ये जीरो 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि सेकंड लेवल पे ये 1000 जूल होगी। ठीक है, अब फर्स्ट लेवल पे कितनी होगी? वहां से देखिए 1000 है इज इक्वल टू, फिर वहां पे हम y मान लेते हैं कि सेकंड फर्स्ट लेवल पे y होगी, तो y का 10%, अगेन इसमें जीरो कट कर दी, एक जीरो यहां बढ़ गई, ये हो जाएगी 10,000 जूल। इसी तरह यहां पे जब बढ़ेगी तो उत्पादक स्तर पे ये 1 लाख जूल आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने यही पूछा था कि उत्पादक स्तर पे जो है प्रोड्यूसर। अब ये देखिए हमारे पास आ गया सेक्शन डी, और सेक्शन डी में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें मिलने हैं। व्हाट इज कोरिजन? व्हाट आर एसेंशियल कंडीशन फॉर कोरिजन? राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंट कोरिजन। संक्षारण क्या है, आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं और उसको रोकने के उपाय क्या है। संक्षारण क्या होता है? वायु और नमी के प्रभाव से धातुओं की बाह्य परत का भद्दा हो जाना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? वायु, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, वायु और नमी के प्रभाव से धातुओं की बाह्य परत का भद्दा हो जाना संक्षारण कहलाता है। इसके लिए क्या क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, एयर की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, एयर की प्रेजेंस जरूरी है, वाटर की प्रेजेंस जरूरी है और मॉइस्चर की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, क्या क्या जरूरी है? आवश्यक परिस्थितियां क्या है? हवा भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, पानी या मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपने। जो और संक्षारण को रोकने के उपाय क्या क्या बताए हैं? बहुत सारे उपाय हैं। हम खिड़कियों में क्या करते हैं? पेंट करते हैं, जो लोहे की खिड़कियां होती हैं। साइकिल की चेन में क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं। बहुत सारे उपाय आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जो गैल्विनेशन है, दूसरे धातु की जिंक की परत चढ़ाकर भी जो है हम इसको संक्षारित होने से बचाते हैं। और एलॉयज बना के, यानी कि मिश्र धातुएं बना के जो है हम इनको संक्षारित होने के बचाते हैं। ठीक है ना, पेंट हो गया, ग्रीस है, तेल लगा के है, मिश्र धातु है, गैल्विनाइजेशन है, तो बहुत सारे उपाय लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्या बताया मैंने आपको कि जो कोरिजन है ये क्या है? फिनोमिना ऑफ अटैकिंग द सरफेस ऑफ ए मेटल बाय एयर और मॉइस्चर, सो मेटल्स गेट कोरोस। ठीक है, कंडीशन क्या बताई? ऑक्सीजन, एयर, वाटर या मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वाटर जो है इनमें से कोई सी भी जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिख देता हूं, फिर आपने वहां से उसको पोज करके याद करना है। Methods for prevention of corrosion or rusting of iron can be prevented by greasing, painting, galvanization, anodikरण and anodization, or oiling the surface. These methods can be classified into the following categories. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? गैल्वेनाइजेशन हो गया, गैल्वेनाइजेशन मेटल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट कोरिजन। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब कईयों पे जिंक की चढ़ाते हैं, कईयों पे निकल की चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो साइकिल का हैंडल होता है दोस्तों, उस पे निकल की परत चढ़ती है। ठीक है ना, द जिंक ऑक्सीडाइज्ड when it is exposed to air, creating a protective coating on the metal surface. Alloying, जो alloy बनाते हैं, it is the method of improving the property of a metal by mixing the metal with another metal or non metal. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल किसी के साथ भी इसको मिक्स करके जो है क्या करते हैं हम?
इसकी मिश्र धातु बना देते हैं, जिससे जो है ये जल्दी से संक्षारित नहीं होती। When iron is alloyed with chromium and nickel in stainless steel is obtained, stainless steel does not rust at all। जो ऑपरेशन करने के औजार होते हैं उनको भी इसी तरह मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। पेंटिंग करते रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विद पेंट विच प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है, संक्षारण एक ऐसी घटना है जिसमें धातुओं की सतह पर हवा और नमी का प्रवेश होता है जिससे धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? ऑक्सीजन और हवा की उपस्थिति, पानी और नमी की उपस्थिति। क्रियाशीलता श्रेणी में उच्चतर धातुएं जो जल्दी संक्षारित होती हैं। ठीक है ना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए ग्रीसिंग, पेंटिंग, अब इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण है, गैल्वेनाइट धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे धातु की सतह पर सुरक्षात्मक परत बन जाती है। अब मिश्र धातु का क्या तरीका है? उसमें किसी भी धातु में किसी धातु या अन्य धातु के साथ मिक्स करके उसकी मिश्र धातु बना के उसको जंग लगने से बचाते हैं। जैसे क्रोमियम और निकल मिला देते हैं। ठीक है, पेंट करके हम पेंट की कोटिंग करके जो लोहा वगैरह है उनको हम संक्षारित होने से बचाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी में हमारे पास हमें चॉइस मिली हुई है। मिनरल्स, खनिज क्या होते हैं दोस्तों? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु और उसके यौगिक विद्यमान होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बताया हमने? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु और उनके यौगिक विद्यमान होते हैं उन्हें हम खनिज बोलते हैं। और अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातु निकालना आसान होता है, सरल तथा लाभप्रद हो सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होती हैं? जो अयस्कों में पाए जाने वाली अशुद्धियां हैं वो गैंग कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मिनरल के अंदर से अयस्क मिलते हैं और अयस्कों में गैंग होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। गंधीयता क्या होती है? खाद्य पदार्थों का वायु और नमी के प्रभाव से रंग, स्वाद और गंध, क्या क्या बताया मैंने? या तो रंग बदल जाए, या स्वाद बदल जाए, या गंध बदल जाए। ठीक है, किसी भी खाद्य पदार्थ का रंग, स्वाद व गंध में परिवर्तन विकृत गंधीयता कहलाता है। कभी आपने देखा होगा, जैसे आप नमकीन लाते, चिप्स देखो कभी करके, 2 चिप्स के टुकड़े लो और उनको ओपन एयर में रखो तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो खाने लायक नहीं रहे। ठीक है, कभी कभी रात की बनी सब्जी जो है गर्मियों के मौसम में सुबह तक उसमें स्मेल आ जाती है, गंध चेंज होगी तो इसका मतलब विकृत गंधित होगी, खराब होगी वो। रंग बदल गया, फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है। दूध का है, दूध का कभी कभी आप टेस्ट करोगे उसमें खट्टापन आ जाता है तो वो विकृत गंधित हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है अवक्षेप। क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, अवक्षेप बनने की क्रिया जो है अवक्षेपण कहलाती है। क्या होते हैं अवक्षेप? किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो सॉलिड मटेरियल हैं, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो ठोस पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, a concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter from the lens? Find the magnitude produced by the lens. अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस से क्या पता लग गया कि सभी जो है वो है हमारे पास वो माइनस में आएंगे, फोकस दूरी भी और यूवी दोनों, है ना। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि v कहां बनता है? -10 सेंटीमीटर। वस्तु को कहां रखें, यानी कि u। आपने क्या ध्यान रखना? लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब से वस्तु की प्रतिबिंब से लेंस की दूरी v और फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ f, इसको देखो करते हैं एक बार। यहां क्या बताया उन्होंने? v इज इक्वल टू
-10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास ये लेंस का फार्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना हमने u, तो u को हम शिफ्ट कर देते हैं 1 माइनस v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। अब 1/u एज इट इज लिख लेते हैं 1/v माइनस 10, ठीक है, माइनस 1/f दैट इज -15। बस कैलकुलेशन तो आप मुझे लगता है कर ही पाओगे इजीली। ठीक है, ये तो आपको एलसीएम निकाल के करना आता होगा ना। ये 30 आ गया और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/-30 माइनस 1/30। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने u बताना है। u कैसे निकलेगा, u के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/u था ना, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1/u इज इक्वल टू -1/30 एंड u इज इक्वल टू -30। ठीक है, दूसरा क्या निकालना हमने, आवर्धन मैग्नीट्यूड m इज इक्वल टू क्या होता है v/u। ठीक है ना, v कितना है हमारे पास, आपने ऊपर देखा है -10, u कितना है -30, क्या आ गया 1/3 यानी कि 0.333 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब उन्होंने पूछा इसका प्रकार भी बताना होगा। देखिए देख लेता हूं ऊपर, बस इन्होंने मैं वही पूछा है इन्होंने, आवर्धन कितना है। वैसे अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ये इरेक्ट है और वर्चुअल इसका इमेज बनेगा। ठीक हो गया, ये आपको यहाँ मैग्नीट्यूड भी निकल गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर में। हमारे पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास चॉइस है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बतानी है छड़ चुंबक। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये छड़ चुंबक है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप किसी भी तरह से इसको बना दें, आपको उसमें गलती नहीं मिलेगी। आपने क्या ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती हैं। क्या बताई मैंने आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती हैं। ये उत्तर है, यहां से गई इस तरह से, ये आपने छोर से लगानी है, वैसे तो किसी भी तरह बना देंगे, बस एरो की इसमें वैल्यू है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एरो की वैल्यू है और यहाँ पे आप जितनी मर्जी रेखाएं इसको बना सकते हैं इस प्रकार करके। ठीक है, निकलनी यहाँ कॉर्नर से ही है ये, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों, क्योंकि उनकी एक ही दिशा होती है। क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं और ये बंद वक्र होती हैं, इनके गुणांगे ये, और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती क्योंकि इनकी दिशा एक ही रहती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग विद लेबल डायग्राम, मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र सहित वर्णन करो। उत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे रक्त में यूरिया, अभी बताया था आपको मूत्र बनाने की अभिक्रिया क्यों होती है, मूत्र क्यों आवश्यक है, यूरिया है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लवण होते हैं, जो अतिरिक्त लवण होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकलते हैं दोस्तों, और शरीर से बाहर निकलने पर इनमें क्या क्या यूज होती है, जो वृक्क होती है, वृक्क द्वारा रक्त को छानने का काम होता है, और उसके बाद ये मूत्र वाहिनी जो है उसके रास्ते मूत्र को भंडारित कर देती है मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इसमें काम कौन कौन करते हैं, रक्त में जो वृक्क धमनियों के माध्यम से वृक्क में प्रवेश कर जाता है, और वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, सूक्ष्म फिल्टर होते हैं लगे हुए, वो रक्त को उच्च दाब पर निस्पंदित कर देते हैं, छानने का काम कर देते हैं। इसमें से ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, और कुछ जो जल जैसे उपयोगी पदार्थ हैं उनको दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, और जो वेस्ट मटेरियल है वो मूत्र के रूप में
शरीर से बाहर संग्रहित कर देते हैं, मूत्राशय में संग्रहित कर देते हैं। फिर जो मूत्र का परिवहन होता है वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा होता है, जो हर एक वृक्क के अंदर मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका होती है। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है और मूत्राशय में मूत्र का भंडार होता है और मूत्र मार्ग से उसका निष्कासन हो जाता है। ठीक है। The process of excretion in human being involves a well-defined urinary system that filters the waste from the blood and expels it from the body. The system includes kidney, pancreas, urinary bladder and urethra. डायग्राम नीचे दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को यहां से इजीली पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अब किडनी की वर्किंग क्या है? अ पेयर ऑफ बीन शेप होती है लोकेट। आप इसको खुद पढ़े सारे को और एक बार इसको लर्न करें, यहां से इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया। मनुष्य में उत्सर्जन की प्रक्रिया में रक्त को छानने और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट मुख्यतः यूरिया को बाहर निकालने के लिए विशेष मूत्र प्रणाली शामिल होती है। यह पूरी प्रणाली द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करके होमोस्टेटिस, एक जो वातावरण है वो बनाए रखने का काम करती है। अब यहाँ पर ऊपर चित्र मैंने ऊपर बनाया था, आप उसी चित्र को यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पे वृक्क जो है उदर गुहा के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित सेम के आकार के दो अंग होते हैं। ठीक है, इनमें दो इकाइयां होती हैं। फिर आता है वृक्क धमनियां, वृक्क शिराएं, मूत्र वाहिनी और नीचे क्या है यहाँ पे मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। ठीक है, ये आप यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से याद कर सकते हो इनको। इसी में हमारे पास चॉइस में क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test report. Which disease do you think Samir is suffering from? Name the hormone responsible for this disease. The organ produce the hormone. बिल्कुल इजी है। अगर वहां पे उनको शुगर कम खाने के लिए कही गई है तो इसका मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। 2 मिनट में आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत इजी है, सोचिए, अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर लगाइए। दोस्तों यहाँ उनको डायबिटीज हो सकती है, आप शुगर हो सकती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या हो सकती है उनको? डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज इसे बोलते हैं। विच डिजीज डू यू थिंक, क्या बताइए? डायबिटीज। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। द ऑर्गन प्रोड्यूस द हार्मोन, कौन सा हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी में हिंदी में देख लेते हैं। डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान, हिंदी में क्या है आप समझ सकते हो, मधुमेह। इंसुलिन को आपने ऐसे ही लिखना है, अग्नाशय बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो क्या क्या होगा इसमें? मधुमेह का रोग है, इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन की कमी से होता है और अग्नाशय द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, अगला देखिए, इफ अ वुमन इज यूजिंग ए कॉपर्टी विल इट हेल्प हर इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई महिला कॉपर्टी लगाती है तो क्या वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे बच सकती है? नो। दोस्तों, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं ये डिजीज संपर्क से ही हो जाती हैं। ठीक है, और कॉपर्टी का काम क्या होता है? कॉपर्टी का काम है अंडाणु को शुक्राणुओं से मिलने से रोकना। ठीक है, ये वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्भाशय का एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं ताकि उनका निषेचन नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो ये कॉपर्टी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाती। आपको ये ध्यान रखना है, केवल ये सेक्स हार्मोन्स को आपस में मिलने से रोकती हैं। ध्यान में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूं आप इस प्रश्न पत्र से पूर्ण लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी सभी उपलब्ध मिलेंगे। वहां पर प्लेलिस्ट में हिमाचल बोर्ड के प्रश्न पत्रों का एक अलग फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, फिर सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी।